प्यारे बच्चों, आप सभी को विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रविंद्र गुप्ता, अध्यापक गणित, JVIC कुटहन। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 के गणित विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है समुच्चय। बच्चों, वर्तमान समय में गणित विषय के अध्ययन के लिए समुच्चय का ज्ञान हमारे लिए परम आवश्यक है। इसके ज्ञान का प्रयोग हम गणित की प्रायः विभिन्न शाखाओं में करते हैं। संबंध और फलन को परिभाषित करने के लिए इसका ज्ञान बेहद जरूरी है। ज्यामिति, प्रायिकता, अनुक्रम, कलन आदि गणित की शाखाओं में भी इसका प्रयोग बहुतायत किया जाता है। समुच्चय सिद्धांत का विकास सर्वप्रथम जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने दिया था। अपने त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को हल करते समय उन्होंने इस संकल्पना के बारे में बताया था। तो आइए आज हम समुच्चय और उसका निरूपण कैसे किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं के संग्रह के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे विद्यार्थियों का संग्रह, फूलों का संग्रह, सैनिकों का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, खिलाड़ियों का संग्रह आदि। ठीक इसी प्रकार गणित में भी हम संग्रहों की चर्चा करते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का संग्रह आदि। हमने अभी जिन वस्तुओं के संग्रहों के बारे में चर्चा किया वे सभी संग्रह अपने में सुपरिभाषित हैं और वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार बेटा, समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्दावली प्रयोग की गई। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित संग्रह से तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु दी गई संग्रह में सम्मिलित है या नहीं है, इस बात का निर्णय निश्चित रूप से किया जा सके। जैसे यदि हम भारत के प्रधानमंत्रियों के संग्रह की बात करें तो क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस संग्रह के सदस्य होंगे? तो हमारा जवाब होगा नहीं। अगर हम भारत के राष्ट्रपतियों के संग्रह के बारे में बात करें तो उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवश्य ही सम्मिलित होंगे। तो आइए बच्चों, कुछ उदाहरण के माध्यम से समुच्चय को हम लोग समझेंगे। एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है। अब ये देखना है कि क्या ये संग्रह सुपरिभाषित है कि नहीं है। तो हमारा जवाब आएगा हाँ, ये सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि इसमें कौन से सदस्य होंगे और कौन से नहीं होंगे इस बात का निर्णय निश्चित रूप से किया जा सकता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि क्या A इस संग्रह का सदस्य है, तो आप अवश्य कहेंगे कि हाँ, इस संग्रह का सदस्य A है। जबकि अगर हम B की बात करें, क्या B भी इस संग्रह का सदस्य है, तो आप कहेंगे कि नहीं, B इस संग्रह का सदस्य नहीं है। B इस संग्रह का सदस्य नहीं है। अर्थात ये संग्रह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह सुपरिभाषित है, अतः ये क्या हो गया? एक समुच्चय है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। B बराबर 15 के गुणनखंडों या अपवर्तकों का संग्रह है। B एक ऐसा संग्रह है, किसका संग्रह है? 15 के गुणनखंडों या अपवर्तकों का संग्रह है। तो इस प्रकार अगर हम 15 के अपवर्तक या गुणनखंड ज्ञात करें तो मिलेगा हमें 1, 3, 5 और 15। तो इस बात का निर्णय अब किया जा सकता है निश्चित तौर पर कि क्या 4 इस संग्रह का सदस्य है। तो निश्चित तौर पे हम ये कहेंगे कि नहीं, 4 इस संग्रह का सदस्य नहीं है। अर्थात ये भी संग्रह सुपरिभाषित है और सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अर्थात ये भी क्या है? एक समुच्चय है। अब आइए हम एक संग्रह और लेते हैं, राजा दशरथ के पुत्रों का संग्रह। तो इस तरह से इस संग्रह में 4 सदस्य आएंगे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। क्या कृष्ण भी इस संग्रह के सदस्य हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं, कृष्ण इस संग्रह के सदस्य नहीं है। तो अर्थात ये भी एक
समुच्चय हुआ। आइए अब हम समुच्चय से संबंधित कुछ पदों के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 1, समुच्चय के अवयव या सदस्य। वस्तुएं जिनसे समुच्चय निर्मित होता है उसे हम समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है, ए एक समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का। तो इसके सदस्य कौन कौन से होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अतिरिक्त इस समुच्चय के कोई और सदस्य नहीं होंगे। समुच्चयों का संकेतन प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किया जाता है, जबकि अवयवों या सदस्यों का संकेतन प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से किया जाता है। इसी प्रकार यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तब गणितीय संकेत में इसे बी इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, अर्थात बी ए का सदस्य नहीं है, बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है या बी समुच्चय ए में नहीं है को प्रदर्शित करता है। बी डज नॉट एग्जिस्ट इन ए। समुच्चय का निरूपण। तो बच्चों, समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं। नंबर 1, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। नंबर 2, समुच्चय निर्माण रूप। तो इस प्रकार रोस्टर या सारणीबद्ध रूप को इंग्लिश में लिस्टिंग मेथड कहते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सारणीबद्ध रूप, समुच्चयों का सारणीबद्ध निरूपण या रूप क्या होता है। इस प्रकार समुच्चय निरूपण की पहली विधि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप यानी लिस्टिंग मेथड क्या होता है, इसको आप समझें। इस प्रकार के निरूपण में हम समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं। अवयवों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम यानी कामा का प्रयोग करते हैं तथा समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर बंद कर देते हैं। सामान्यतया किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता है। तो इस प्रकार हम एक उदाहरण ले रहे हैं। ए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। इसका निरूपण हमें करना है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में। तो हम क्या करेंगे, इसके सभी अवयवों को, इस समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करेंगे। यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इस समुच्चय के यही 5 अवयव होंगे, 5 सदस्य होंगे। इन अवयवों के बीच कामा का प्रयोग करेंगे और इन सभी सदस्यों को मझले कोष्ठक के भीतर बंद कर देंगे। अब इस प्रकार से यह निरूपण रोस्टर या सारणीबद्ध निरूपण या रूप। एक विशेष बात यह है कि समुच्चय के अवयवों को लिखते समय हम उसके क्रम को महत्व नहीं देते, अर्थात किसी भी क्रम में समुच्चय के अवयवों को लिखा जा सकता है, सूचीबद्ध किया जा सकता है। अब दूसरी विधि, उदाहरण के लिए शब्द स्कूल, शब्द स्कूल के अक्षरों का समुच्चय, इसे आपको सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यस कामा सी कामा यच। देखिए यहाँ पे ओ 2 बार है, लेकिन ओ को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। हमने आपको बताया कि समुच्चय में अवयवों को दोबारा नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से ये हो गया शब्द स्कूल के अक्षरों का समुच्चय। इस प्रकार समुच्चय निरूपण की दूसरी विधि समुच्चय निर्माण रूप या गुण रूप या इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इस विधि में हम समुच्चय के सभी अवयवों को किसी एक अक्षर यक्ष के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा उस उभयनिष्ठ गुण को जो समुच्चय के सभी अवयवों में उपस्थित होता है उसके आगे लिखते हैं और दोनों के बीच में
कोलन का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम समुच्चय निर्माण रूप को समझेंगे। जैसे V एक समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हमने कहा कि समुच्चय के सभी अवयवों को हम किसी एक अक्षर x या y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा उस सामान्य गुण को जो समुच्चय के सभी अवयवों में उपस्थित है को लिखा जाता है और सभी को मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार दिया हुआ समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, तो इसे अगर हम पहले वाले रूप से निरूपित करें, जैसे सारणीबद्ध करें, तो A-E-I-O-U ये होगा सारणीबद्ध रूप या रोस्टर विधि, सारणीबद्ध रूप है ये। और इसे ही हमें समुच्चय निर्माण विधि में या समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हम इसके सभी अवयवों के लिए एक अक्षर का प्रयोग करेंगे, जैसे x, और इसके सभी सदस्यों में एक उभयनिष्ठ गुण है। वो क्या है? ये सभी क्या हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, और दोनों के बीच हम कोलन का प्रयोग करते हैं। इस सिंबल को हम लोग कोलन बोलते हैं, कोलन का प्रयोग करते हैं तथा सभी को मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार का निरूपण समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। इसे किस प्रकार से पढ़ते हैं? V अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, तो इसे समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि V एक समुच्चय है x का सच दैट, इस कॉलन को सच दैट कहते हैं, x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अर्थात ये जितने भी जो भी x है वो सभी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। यदि कोई समुच्चय अपने निर्माण रूप में है तो उसे किस प्रकार से पढ़ते हैं? जैसे A कोई समुच्चय है x का, तो इस प्रकार से इसे पढ़ते हैं A समुच्चय है x का, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है तथा x 7 से कम है। अर्थात इसके अवयव क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 7 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों आइए अब हम एनसीईआरटी के 1.1 के पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है समीकरण x² + x - 2 = 0 के का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले इसका हल समुच्चय ज्ञात कीजिए, उसके बाद उस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, सारणीबद्ध रूप में लिखना है, लिस्टिंग करनी है उसकी। तो सबसे पहले चलिए इसको हम इस समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। सबसे ये देख रहे हैं कि ये समीकरण द्विघात का है। द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है श्रीधराचार्य या सूत्र विधि। तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। इस प्रकार इसे लिखा जा सकता है x² + 2x - x - 2 = 0। तो ये 4 पार्ट में हो गया। अब इसको जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म डिवाइड करते हैं या स्प्लिट करते हैं। तो इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया 2x - x में, और ये कक्षा 10 में अच्छी तरह से आपको बताया गया है। अब यहाँ पे प्रथम दो फर्स्ट 2 टर्म में, लास्ट 2 टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x कॉमन है तो x + 2, और यहाँ -1 कॉमन है तो x + 2 = 0। इस प्रकार अब कॉमन है x + 2, यहाँ पे जो बचेगा वो x - 1 एक फैक्टर के रूप में, एक गुणनखंड के रूप में। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं, x + 2 = 0। तो यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिलेगी, x = -2। और पुनः अगर जब हम
x माइनस 2 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ पे से मिलता है x इक्वल टू 1। अतः इसके हल समुच्चय, इस द्विघात समीकरण का जो हल समुच्चय है, हल समुच्चय वो भी किस विधि में लिखना है, हमें लिखना है रोस्टर विधि में। तो हम क्या करते हैं, मझले कोष्ठक में सभी अवयवों को, समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, सूचीबद्ध कर और उन अवयवों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। साथ में दो विशेष बातों का ध्यान रखते हैं कि क्रम का कोई महत्व नहीं होता है कि किसी भी अवयव को आगे या पीछे लिख सकते हैं और किसी भी अवयव को दोहराना नहीं है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। आप सभी लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 के सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जो नहीं आता आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, आपके सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। धन्यवाद।